Hi guys and welcome to Mr. Introdent YouTube channel. Today in this video we will be covering macroeconomic policy. इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और किस तरीके से ये हमारी इकोनॉमी के लिए इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस जो हमारी इकोनॉमी में होते हैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट है और किस तरीके से जो गवर्नमेंट है वो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को कंट्रोल करती है विद द हेल्प ऑफ इट्स वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स। इसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी होने वाली है क्योंकि इसमें हमने कई सारे कंसेप्ट्स डिस्कस किए हैं जो कंसेप्ट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनकी मैंने वीडियो लिंक दे दी है अपने डिस्क्रिप्शन में। तो इन शॉर्ट मैं इस वीडियो को कवर करूंगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या होती हैं। देखो, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी रिफर्स टू द इंस्ट्रूमेंट्स बाय विच अ गवर्नमेंट ट्राइज टू रेगुलेट और मॉडिफाई द इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ ए कंट्री इन कीपिंग विद सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। जो गवर्नमेंट है वो कुछ ना कुछ अपने दिमाग में ऑब्जेक्टिव्स लेकर के चलती है जो कि उसके मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स होते हैं, यानी एक कंट्री में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उसको पहले से ही डिसाइड कर लिया जाता है, उसके गोल्स रखे जाते हैं और उसी को किस तरीके से पूरा करे उसके लिए क्या प्लान है, क्या पॉलिसी इंप्लीमेंट हो रही है, वो पॉलिसी क्या कहलाती है, आपकी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी कहलाती है। ठीक, इट अटेम्प्ट्स टू फाइंड वेज टू इम्प्रूव द एग्रीगेट परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी इज अचीव थ्रू सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। दो मेजर जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो हमारे होते हैं मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, जिनको हम लोग इन डिटेल आगे इस वीडियो में कवर करेंगे। और जो हमारे मेन 4 ऑब्जेक्टिव्स है, देखिए ऑब्जेक्टिव्स बहुत सारे हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे। कोई चाहता है कि इन्फ्लेशन ना हो, कोई चाहता है ज़्यादा डेवलपमेंट हो, कोई, लेकिन जो मेन 4 जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हर कंट्री के लिए, दैट आर, हर एक कंट्री चाहती है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हो, हर एक कंट्री चाहती है प्राइजेज स्टेबल रहे उनके में, उनकी इकोनॉमी में इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, पर कैपिटा जो इनकम है वो हर साल बढ़ रही हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा हो, फेवरेबल हो। तो ये जो है ये मेन जो आपके 4 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो हर एक कंट्री अपने मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स में रखती है, ये यहाँ पर हो गया। अब इन्हें हम लोग इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट। देखो, जो क्लासिकल्स थे, हम लोग थोड़ा सा फुल एम्प्लॉयमेंट की हिस्ट्री भी देख लेते हैं। जो क्लासिकल्स थे वो तो हमेशा ही फुल एम्प्लॉयमेंट मानते थे। उनका क्या मानना था कि जैसे एडम स्मिथ कहते थे कि एक इनविजिबल हैंड है जो हर चीज़ को, वो मार्केट जो है वो खुद ब खुद सही कर लेता है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन एक बहुत ही नॉर्मल कंडीशन मानी जाती थी। लेकिन कीन्स ने क्या कहा कि नहीं यार, फुल एम्प्लॉयमेंट तो बहुत ही रेयर या एक्सीडेंटल सिचुएशन है, जो एक्चुअल कंडीशन होती है वो अंडर एम्प्लॉयमेंट की होती है। लेकिन विद द हेल्प ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी या फिर विद द हेल्प ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स, जो कंट्रीज़ है वो कोशिश करती है वो किसी ना किसी तरीके से फुल एम्प्लॉयमेंट तक पहुँचे। अब फुल एम्प्लॉयमेंट जो करेंटली हम लोग जो यूनाइटेड नेशंस ने मान रखा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कहते हैं कि 96 to 97% तक अगर एम्प्लॉयमेंट होती है तो उसे हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट ही मान लेते हैं। ठीक, 3 to 4% अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है फ्रिक्शनल फैक्टर्स की वजह से। या फ्रिक्शनल फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे आपने जॉब चेंज करी तो कुछ समय के लिए आप अनएम्प्लॉयड रह गए, तो ये छोटी मोटी अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है। मगर बेसिकली कीन्स का कहना था कि इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक, अगर इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, लोग काम करना चाह रहे हैं मगर उन्हें काम नहीं मिल रहा है, तो ये एक गलत चीज़ है। और अगर लोग काम करना चाह रहे हैं और उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है तो ये एक फुल एम्प्लॉयमेंट का कैरेक्टरिस्टिक है। सो फुल एम्प्लॉयमेंट को पाने के लिए बहुत सारे आप कह सकते हैं फिस्कल मॉनेटरी ही पॉलिसीज़ का यूज़ होता है। फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी को जब मिक्स करके हम लोग कुछ ना कुछ इनकम बढ़ाते हैं और प्रोडक्शन इंक्रीज़ करते हैं तो किसी न किसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट भी रेज करता है। तो ये एक तरीके का ऑब्जेक्टिव हो गया मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी का। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी इस तरीके से हम लोग लेंगे कि इसका मतलब ये नहीं है कि जो प्राइसेस एक फिक्स टाइम पर है वही हमेशा ज़िंदगी भर सदियों तक एक ही है। अगर 2 रुपये में चावल मिल रहा है तो वो 50 साल बाद भी 2 रुपये किलो ही मिल रहा है, ऐसा नहीं है। प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब है कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं हो रहे हो प्राइस में, या किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंजेस ना हो रहे हो, किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत ज़्यादा प्राइस का फॉल या राइज ना हो रहा हो, वो हमारा प्राइस स्टेबिलिटी होता है। सो वन ऑफ द पॉलिसी ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी इज टू स्टेबलाइज द प्राइस लेवल। देखो, फ्लक्चुएशंस जब बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं तो क्या हो जाता है, अनसर्टेनिटी और अनस्टेबिलिटी आ जाती है एक इकोनॉमी में। तो इसकी वजह से बहुत सारी गलत चीज़ें भी होती है कुछ लोगों को। तो आप कह सकते हो जैसे बिजनेस साइकिल्स आई, तो बिजनेस साइकिल्स की वजह से क्या होता है कि
बहुत ज़्यादा प्राइसेस में फ्रीक्वेंट चेंजेस होने लगते हैं। तो इस वजह से हमें एक ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए, या जो कंट्रीज़ है वो ऐसा गोल रखती है, ऑब्जेक्टिव रखती है, दैट कि ऐसी एक प्राइस स्टेबिलिटी की पॉलिसी हो जो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस को रिमूव करे, सोशल जस्टिस को प्रमोट करे, इकोनॉमिक वेलफेयर को प्रमोट करे और इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ को रिड्यूस करे। ठीक, और कैसी ये पॉलिसी होगी? काउंटर साइक्लिकल मॉनेटरी या फिर फिस्कल पॉलिसीज़ होगी, जो कि साइक्लिकल चेंजेस है उनको काउंटर कर रही हूँ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है? जैसे हम लोग सुनते होंगे जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है, तो किसी कंट्री में एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मान लेते हैं एक साल में एक कंट्री में जो जीडीपी है या फिर जो उसमें टोटल प्रोडक्शन ऑफ, आप कह सकते हैं, सर्विसेज एंड गुड्स है, वो जब अगर इंक्रीज कर रही होती है तो क्या कहा जाता है कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है। अगर डिक्रीज कर रही है तो इकोनॉमी क्या है? आपकी डिक्लाइन कर रही है या फिर ग्रो नहीं कर रही है। ठीक, तो इकोनॉमिक ग्रोथ का बेसिक आइडिया क्या होता है कि जब आपकी कंट्रीज़ में बनने वाले गुड्स एंड सर्विसेज पर ईयर या फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अगर इंक्रीज़ कर रहे हो, जैसे मान लेते हैं हम लोग ग्रोथ रेट कैसे निकालते हैं कि इस साल हमने 100 यूनिट्स कुछ प्रोड्यूस किया, नेक्स्ट ईयर हमने 107 हमारी नेशनल इनकम है या जीडीपी है, तो चेंज कितने का है? 7 का है। 7/100 इंटू 100 क्या हो जाएगा? ओवरऑल 7% की ग्रोथ हुई है आपकी इकोनॉमी में। तो ये होता है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ से क्या होता है कि नेशनल इनकम बढ़ती है, नेशनल इनकम से एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, ये सब आपस में रिलेटेड है। अगर आपका ग्रोथ बढ़ेगी यानी कि आपका इनकम बढ़ी होगी तभी तो ग्रोथ बढ़ा है, इनकम बढ़ती है तो एम्प्लॉयमेंट भी आपका बढ़ जाता है, और जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है आपका प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें अच्छे पॉजिटिव साइंस है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाती है कि ऐसी पॉलिसी को हम लोग बनाएं जिसकी मदद से हमें इकोनॉमिक ग्रोथ करने में ईजी पड़े। नेक्स्ट हम लोग फोर्थ जो हमारा ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो बाकी के 3 ऑब्जेक्टिव्स है वो तब तक नहीं पूरे होंगे जब तक आपका अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में है, तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाएगी, आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, आपका जो प्राइस स्टेबिलिटी है वो भी नहीं रहेगी। तो जो बाकी के गोल्स है उनको अटेन करने के लिए आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट भी बहुत ज़रूरी है। बैलेंस ऑफ पेमेंट एटलीस्ट डेफिसिट में नहीं होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। ऐसा ऑब्जेक्टिव लेकर के कंट्रीज चलती है। अब इस ऑब्जेक्टिव को आप पूरा कैसे करोगे? अगेन विद द हेल्प ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी। अब ये मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी हो सकती है? रिस्ट्रिक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी। रिस्ट्रिक्टिव मॉनेटरी या फिर फिस्कल पॉलिसीज में क्या होता है कि हम लोग कह दें कि यार बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा डेफिसिट में जा रहा है, तो भाई तुम एक्सपोर्ट को इनकरेज करेंगे यानी इंक्रीज करेंगे विथ, आप कह सकते हैं, टैक्सेस रिड्यूस कर देंगे, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स देते हैं और बोनसेस देती है गवर्नमेंट, और इम्पोर्ट्स को हम लोग क्या कर देंगे? रिड्यूस कर देंगे, ताकि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डेफिसिट से इम्प्रूव कर जाए। तो ये कैसा हो गया? आपका एक तरीके की रिस्ट्रिक्टिव मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी होगी। या फिर आप क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएगा, एक्सचेंज रेट आपका क्योंकि ख़राब हो गया, तो अब क्या हो जाएगा? एक्सपोर्ट्स करना आपके लिए इजी हो जाएगा, इंपोर्ट्स करना आपके लिए हार्डर पड़ेगा। तो ये हमारे मेन जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थे उन्हें हमने डिस्कस कर लिया। अब कैसे कंट्रोल किया जाए इन ऑब्जेक्टिव्स को, किस तरीके से गवर्नमेंट कंट्रोल करती है या फिर मेंटेन करके चलती है, उसके लिए 3 पॉलिसीज़ अलग अलग हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। सबसे पहले होती है मॉनेटरी पॉलिसी, देन फिस्कल पॉलिसी, देन एक होती है सप्लाई साइड पॉलिसी। कुछ बुक्स में आपको मिल जाएगा एक्सचेंज रेट पॉलिसीज़, किस तरीके से आपका फ्लोटिंग, फिक्स्ड और मैनेज्ड फ्लोटिंग, इन सबको कैसे मैनेज किया जा सकता है, कौन सी ऐसी पॉलिसी होती है। तो मैंने जिस बुक से ये सोर्स लिया है वहाँ पर 3 जो इम्पॉर्टेंट आपके पॉलिसीज़ है उनके बारे में दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग इन 3 को ही कंसीडर करेंगे। कई सारी बुक्स में अलग अलग पॉलिसीज़ और भी दी हुई हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इन शॉर्ट सप्लाई साइड पॉलिसी देख लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ डिटेल में है नहीं। सप्लाई साइड पॉलिसीज़ क्या होती है? ये ऐसी पॉलिसीज़ होती है जो एग्रीगेट सप्लाई या फिर प्रोडक्टिव पोटेंशियल, जो किसी कंट्री का प्रोडक्शन करने की जो एफिशिएंसी है, जो मार्केट की एफिशिएंसी है, उसको इंक्रीज़ करने की बात करती है। अब वो कैसे इंक्रीज़ होगा?
बाय इम्प्रूविंग एजुकेशन, ट्रेनिंग और कटिंग डायरेक्ट टैक्सेस या बेनिफिट्स, रिफॉर्मिंग ट्रेड यूनियंस एंड प्राइवेटाइजेशन, ये सारी चीज़ें क्या होती है इससे आपका जो सप्लाई साइड है वो स्ट्रांग बनता है। आपकी कंट्री में जब एजुकेटेड लोग होंगे, ज़्यादा स्किल्ड होंगे या ट्रेंड लोग होंगे, और जो जैसे आपने डायरेक्ट बेनिफिट्स जो आप बेकार लोगों को दे रहे हो उसको अगर आप रिड्यूस कर दोगे, और रिफॉर्म्स आप करोगे, ट्रेड यूनियंस में प्राइवेटाइजेशन करोगे, तो ज़्यादा वर्क, ज़्यादा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ हो जाती है। तो ये सारी आपकी सप्लाई साइड पॉलिसी होती है, इससे भी आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाती है। तो इस वजह से हम लोग इसको भी पढ़ते हैं। अब हम लोग का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आ जाता है मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी के जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो मैंने ऑलरेडी, जब मैंने बैंकिंग कमर्शियल बैंक्स वाला अपना सीरीज़ हम लोग ने कवर की थी, तो उसमें हम लोग ने एक कंट्रोल मेथड्स करके एक टॉपिक किया था। सेम मेथड्स हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी में इम्प्लीमेंट करते, तो इसको मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर नहीं लिखा है, आप लोग मेरे चैनल पर वो वीडियो देख सकते हैं। सेम गोज़ विथ फिस्कल पॉलिसी, उसमें भी मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में इस वीडियो में नहीं कवर किया है। इन शॉर्ट मैंने सारी चीज़ें बताई हैं। अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप मेरे चैनल पर फिस्कल पॉलिसी की भी वीडियोज़ को देख सकते हैं। अब देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है। जो सेंट्रल बैंक होती है वो क्या करती है, क्रेडिट को कंट्रोल करती है। किसी भी कंट्री में क्रेडिट कितना है, अमाउंट ऑफ मनी कितना सर्कुलेशन में है, उन सब चीज़ों को सेंट्रल बैंक कंट्रोल करती है, और यही हमारी पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी होती है। ठीक, इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है, पॉलिसी एम्प्लॉइंग सेंट्रल बैंक्स कंट्रोल ऑफ द सप्लाई ऑफ मनी एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जनरल इकोनॉमिक पॉलिसीज इज मॉनेटरी पॉलिसी। इसके भी सेम ऑब्जेक्टिव्स है जो आपके माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी के होंगे, अरे ये उसी का तो पार्ट है। तो इसका भी क्या ऑब्जेक्टिव है, फुल एम्प्लॉयमेंट, प्राइस स्टेबिलिटी हो जाएगा आपका, और ग्रोथ हो गया आपका, और बैलेंस ऑफ पेमेंट, सेम चीज़ें हैं। इंस्ट्रूमेंट्स या फिर टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी को हम लोग ने, जैसे क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग ने डिवाइड किया था क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। सिमिलरली हम लोग यहाँ पर भी इसको क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव में अलग अलग क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्वांटिटेटिव टूल्स देख लेते हैं। देखिए बैंक रेट पॉलिसी, आपको पता है कि बैंक रेट्स क्या होते हैं, कि जैसे आपका जो बैंक रेट क्या होता है, जिसपे आपका जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक्स को वो पैसा देता है, वो आपका बैंक रेट हो जाता है। तो जब भी इन्फ्लेशन हो रहा होगा, इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी कंडीशंस रहेंगी, तो जो सेंट्रल बैंक होगी वो क्या करेगी, आपका बैंक रेट को क्या कर देगी, वो रिड्यूस कर देगी। ठीक, तो इससे क्या, इन कंडीशन ऑफ डिप्रेशन, जब डिप्रेशन चल रहा होगा तो बैंक रेट को रिड्यूस करेगी। इससे जो रेट ऑफ लेंडिंग है, रेट ऑफ लेंडिंग ऑफ कमर्शियल बैंक्स जो है वो क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, लोगों के पास ज़्यादा पैसा आने लगेगा, लोग क्या कर देंगे, आपका जो क्रेडिट है, ठीक, क्रेडिट में क्या हो जाएगा, एक तरीके का इंक्रीज देखा जाएगा। ज़्यादा पैसा आया, पैसा आने से क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज हो जाएगा, आपका इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर गया, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेगा तो आपका आउटपुट इंक्रीज करेगा, आउटपुट इंक्रीज करेगा, आपका एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करेगा, और एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करेगा तो आपकी फिर से इनकम इंक्रीज करेगी, और इस तरीके से आपकी डिमांड और ये सारी चीज़ें इंक्रीज करेगी। यानी जब हम लोग बैंक रेट को, तो आप कह सकते हैं जब बैंक रेट को रिड्यूस करेंगे तो क्या हो जाएगा, सारी चीज़ें इंक्रीज होने लगेंगी, सब अच्छा हो जाएगा, ज़्यादा फ्लो ऑफ क्रेडिट हो जाएगा आपकी इकोनॉमी में। और इन केस ऑफ जब इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन में क्या होता है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पैसा है मार्केट में, तो बैंक क्या करेगी, कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपने पास ले ले, तो वो क्या कर देगी, बैंक रेट को इंक्रीज़ कर देगी। अब जब बैंक रेट इंक्रीज़ हो जाएगा तो बैंकों के पास पैसा कम हो जाएगा, बैंकों के पास पैसा कम हो जाएगा तो लोगों के पास भी जो क्रेडिट है वो क्या हो जाएगा, आपका कम होने लगेगा। क्रेडिट कम होगा तो क्या हो जाएगा, आपका एम्प्लॉयमेंट वगैरह नहीं, यहाँ पर बेसिकली इन्फ्लेशन की बात करेंगे। इन्फ्लेशन हमारा या जो राइस इन प्राइसेस है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डिमांड कम हो जाएगी आपकी, और इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि ओवरऑल जो प्रोडक्शन है उसमें भी कमी आने लगेगी, और इन्फ्लेशनरी जो टेंडेंसी थी वो कम होने लगेगी। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं, ओपन मार्केट में आपका जो सेंट्रल बैंक है वो बेसिकली जो मनी मार्केट है वहाँ पर अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल, या फिर जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ है उसको सेल या परचेज करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। अब देखो जब प्राइसेस बढ़ रहे होंगे, जब हम लोग देखेंगे प्राइसेस राइज कर रहे होंगे, तो ये सेंट्रल बैंक क्या करेगा, ये सेल कर देगा, सिक्योरिटीज़ को सेल कर देगा। ठीक, और जब प्राइसेस आपके घट रहे होंगे तो ये क्या करेगा, सिक्योरिटीज़ को परचेज कर लेगा। ठीक, परचेज कर लेगा।
सॉरी, थोड़ा सा टाइपिंग में प्रॉब्लम हो रही है, बट ऐसा क्यों करेगा? जब देखिए प्राइसेस जब बढ़ रहे हैं यानी लोगों के पास ज़्यादा पैसा है तो वो लोग ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, तो चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं। तो सरकार क्या करेगी? अपने सिक्योरिटीज़ को बेचेगी और लोग जब उसे खरीदेंगे तो अपना पैसा सरकार को देंगे, सॉरी सेंट्रल बैंक को देंगे। तो इस तरीके से सेंट्रल बैंक क्या करेगी? पैसे को अपने पास खींच लेगी। और जब क्या है, डिप्रेशन की कंडीशन है, जब लोगों के पास ज़्यादा इनकम है नहीं, कुछ है नहीं, तो वो सरकार अपने सिक्योरिटीज़ को बेचना स्टार्ट करेगी और लोगों को पैसा देना स्टार्ट करेगी, ताकि क्रेडिट का फ्लो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका बढ़ जाए इकोनॉमी में। तो ये हो गया आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन। इन सबको हमने डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, इसलिए यहाँ पर हम लोग शॉर्ट में देख रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चेंज इन रिजर्व रेशियोज़। देखिए दो तरीके के होते हैं, एक होता है CRR और एक होता है आपका SLR। ठीक, कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी ये लिक्विडिटी रेशियो। आपको पता है कि अगर इन रेशियोज़ को क्या करती है गवर्नमेंट, अगर बढ़ा देती है, ठीक, CRR और SLR को अगर इंक्रीज़ कर देती है, तो क्या हो जाएगा कि आपका जो इन्फ्लेशन है उसको ये कंट्रोल कर पाएगी। क्रेडिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी जब प्राइसेस बढ़ रहे होंगे तो गवर्नमेंट, सॉरी सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट नहीं, आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है, सेंट्रल बैंक की बात हो रही है। सेंट्रल बैंक क्या करती है? CRR और SLR को क्या कर देती है? आपका इंक्रीज कर देती है। तो इससे क्या हो जाएगा? बैंकों के पास कम पैसा हो जाएगा। जब बैंकों के ही पास कम है तो वो कम लोन्स देंगी, कम लोगों को पैसा मिलेगा, तो क्रेडिट धीरे धीरे कम हो जाएगा। सेम हम लोग देखते हैं जब प्राइसेस घट रही होती है तो CRR और SLR को कम कर दिया जाता है। इससे क्या होता है? बैंकों के पास ज़्यादा पैसा आ जाता है, वो ज़्यादा पैसा रख सकती है अपने पास और ज़्यादा इकोनॉमी में भी पैसा आ जाता है। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स भी हमने इससे पहले देखे हुए हैं। सबसे पहले मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, जो मार्जिनस होती है लोन पे, जो मार्जिन होती है ये सेंट्रल बैंक जो फिक्स करती है, उसको अगर बढ़ा देगी, जब देखो जब ज़्यादा आप कह सकते हो कि इन्फ्लेशन हो रहा है, जब प्राइसेस राइज होती है तो सरकार क्या करती है कि मार्जिन्स को बढ़ा देती है, और जब कम हो रहा है तब क्या होता है कि वो मार्जिन्स को कम कर देती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन्स ले सके। डायरेक्ट एक्शन ऑन कमर्शियल बैंक, जैसे कुछ बैंक्स होते हैं कि बहुत ज़्यादा लोन बांट रहे हैं या बहुत ज़्यादा एक्सेसिव क्रेडिट को सप्लाई कर रहे हैं, तो उनके ऊपर एक्शन ले सकती है सेंट्रल बैंक। मोरल सुएशन, यानी सेंट्रल बैंक जो है वो एक तरीके से बैंक्स को इनकरेज कर सकती है कि यार इन्फ्लेशन के टाइम पे थोड़ा क्रेडिट कम करो और डिफ्लेशन के टाइम पे क्रेडिट बढ़ाओ। तो इस तरीके से एक मोरली एक कुछ चार्ट आर्ट बनाकर कुछ इंस्ट्रक्शंस दे सकती है, पब्लिसिटी कर सकती है, लोगों को इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बता सकती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज़ आपका क्वालिटेटिव क्या चेंजेस कर सकती है गवर्नमेंट। देखो टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज़ को हम लोग बिल्कुल शॉर्ट में यहाँ पर कवर करेंगे। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी मतलब जब एक्सपेंशन करना चाह रही हो सेंट्रल बैंक, यानी ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट को बढ़ाना चाह रही हो, तो इसमें क्या करेगी? वो आपका बैंक रेट कम कर देगी और सिक्योरिटीज़ खरीदना स्टार्ट कर देगी, CRR और SLR को कम कर देगी। तो ये क्या है? जब रिसेशन का टाइम चल रहा होगा। लेकिन जो आपका रिस्ट्रिक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी है, इसमें क्या है? ये आपका इन्फ्लेशन का टाइम चल रहा होगा, तो जो बैंक है वो कोशिश करेगी कि वो रिस्ट्रिक्ट करे मॉनेटरी ये जो क्रेडिट है आपका इकोनॉमी में। तो उसके लिए वो क्या करेगी? बैंक रेट बढ़ा देगी, सिक्योरिटीज़ को बेचना स्टार्ट कर देगी और CRR और SLR को भी बढ़ा देगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा? रिस्ट्रिक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी हो जाएगा। फिस्कल पॉलिसी की हम लोग बात करते हैं। देखिए फिस्कल पॉलिसी की मेरी ऑलरेडी एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पे, तो आप लोग उसे ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें हमने बिल्कुल डिटेल्स में क्या इंस्ट्रूमेंट्स है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, किस तरीके से अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में हेल्पफुल है, वो सारी चीज़ें हम लोग ने डिस्कस की है। यहाँ पर इन शॉर्ट हम लोग देखेंगे फिस्कल पॉलिसी मीन्स द यूज़ ऑफ टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट फॉर स्टेबलाइजेशन और ग्रोथ। ठीक, जब हम लोग टैक्सेशन या पब्लिक एक्सपेंडिचर का यूज़ करते हैं तो वो क्या हो जाता है? आपका बेसिकली फिस्कल पॉलिसी हो जाता है। ऑब्जेक्टिव्स वैसे ही रहेंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट, प्राइस स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, बैलेंस ऑफ पेमेंट, डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। ये सारे आपके फिस्कल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स हो गए। इंस्ट्रूमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन, पब्लिक डेब्ट, बजट, ये सारे हमें पता है। अब देखो पब्लिक एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन ड्यूरिंग रिसेशन कैसा होना चाहिए। आपको पता है रिसेशन में क्या होता है कि लोगों के पास पैसा कम है, तो पब्लिक एक्सपेंडिचर अगर सरकार बढ़ा देगी तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा बढ़ेगा, और अगर टैक्स कम कर देगी तब भी लोगों के पास ज़्यादा पैसा बचेगा। तो यहाँ पर इस टाइम पे सरकार को क्या करना चाहिए? कैसी फिस्कल पॉलिसी होनी चाहिए कि पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ा दो और टैक्सेशन को कम कर दो। तो इससे क्या हो जाएगा? प्रॉस्पेरिटी आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक, लेकिन
जब इन्फ्लेशन का टाइम चल रहा है, लोगों के पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पैसा है, तो क्या करो, आप पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम करना चालू कर दो, लोगों के पास से थोड़ा पैसा कम हो जाएगा, टैक्सेशन को आप बढ़ा दो और ज़्यादा से ज़्यादा नए टैक्सेस को भी आप लगा दो। तो इससे क्या होगा कि इन्फ्लेशन थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगा। टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, जहाँ पर आपका जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो आपका ज़्यादा हो और टैक्स आपके कम हो। कॉन्ट्रैक्शनरी में टैक्स आपके ज़्यादा हो और पब्लिक एक्सपेंडिचर आपका कम हो। और फिस्कल न्यूट्रल में जब टैक्सेस, जितना टैक्स लिया जा रहा है उतना ही एक्सपेंडिचर भी कर दिया जा रहा है लोगों के ऊपर, तो वो क्या हो जाता है, आपका फिस्कल न्यूट्रल पॉलिसी हो जाती है, दोनों बराबर होते हैं। अब इसमें भी हम लोग थोड़े से अलग अलग टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंपेंसेटरी फिस्कल पॉलिसी। ये क्या करती है, कंपेंसेट करने की कोशिश करती है विद द हेल्प ऑफ टैक्सेस एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। जो भी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन आ रहा है इकोनॉमी में, उसको टैक्स को घटा बढ़ाकर या पब्लिक एक्सपेंडिचर को घटा बढ़ाकर जब कंपेंसेट करने की कोशिश करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं कंपेंसेटरी फिस्कल पॉलिसी। ये किन तरीकों से होता है, एक तो बिल्ट इन स्टेबलाइजर्स होते हैं, कुछ ऐसे आप कह सकते हैं फिस्कल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट के, जो खुद ब खुद जब इन्फ्लेशन होता है या फिर जब रिसेशन आता है तो ये खुद ब खुद एक्ट करने लगते हैं और ये हेल्पफुल होते हैं। जैसे आपका कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया। इनकम टैक्स देखो, जब ज़्यादा महंगाई होगी तो ज़्यादा टैक्स लिया जाएगा, क्योंकि इनकम टैक्स आपकी ज़्यादा इनकम के अकॉर्डिंगली होता है, ठीक, इनकम के अकॉर्डिंगली होता है। और जब कम इनकम होगी तो कम इनकम टैक्स लिया जाएगा। एक्साइज टैक्स हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस और रिलीफ पेमेंट्स। जब इन्फ्लेशन का टाइम आता है तो ये खुद ब खुद कम होने लगते हैं, टैक्सेस बढ़ जाते हैं और जो रिलीफ है, जो आपका बेरोज़गारी भत्ता है या ये सारी चीज़ें, वो ये खुद ब खुद कम होने लगती है। और जब आपका रिसेशन आता है तब ये सारी चीज़ें बढ़ने लगती है और जो टैक्सेस है वो क्या, कम होने लगते हैं। तो ये एक तरीके से बिल्ट इन स्टेबलाइजर होते हैं। डिस्क्रिशनरी, डिस्क्रिशन मतलब जो सरकार अपनी सूझबूझ से अपने हिसाब से जब करता है, जो डेलिब्रेट चेंजेस करती है। जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो यार पब्लिक एक्सपेंडिचर कम कर दिया और हमने एक्सपेंशनरी नहीं, रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया। तो ये सारे जो सरकार के डिस्क्रिशन पे होता है, डेलिब्रेट जो चेंजेस होते हैं, वो डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी होती है। नेक्स्ट आपका बजटरी फिस्कल पॉलिसी क्या होता है। बजटरी पॉलिसी का मतलब है जब इन्फ्लेशन हो तो हमें सरप्लस बजट रखना चाहिए, यानी खर्चा कम करना है और ज़्यादा से ज़्यादा रिवेन्यू कलेक्ट करना है। लेकिन जब डिफ्लेशन हो रहा हो तो खर्चा ज़्यादा करना है, यानी डेफिसिट फाइनेंसिंग करनी है या डेफिसिट बजट करना है, और आपका जो रेवेन्यू है उसको कम कर देना है। ये आपका पूरा था फिस्कल इंस्ट्रूमेंट्स। मेन हमारा जो कंसेप्ट था वो आपका मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी का ही था। हमने मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी को डिस्कस किया, फिर उसके टाइप्स को डिस्कस किया, कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्टिव्स है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर। उसके बाद हम लोग ने देखा सप्लाई साइड पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी और बजटरी पॉलिसी। आप फिस्कल पॉलिसी और ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है इनको ज़रूर डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहें तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट अपलोडेड है दोनों कंसेप्ट्स की, आप लोग वहाँ से उसे देख सकते हैं। और आपको अगर इस टॉपिक के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।